नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। वक्फ बिल के विरोध में AIMPLB की अपील पर ईद के दिन कई शहरों में काली पट्टी के साथ नमाज अता की गई। बोर्ड के साथ साथ कई विपक्षी दल इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। दूसरी तरफ कई मौलाना वक्फ में बदलाव को जरूरी कह चुके हैं, लेकिन ओवैसी से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उधर सरकार बहुत जल्द इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। इस पूरे सियासी घमासान के बीच सवाल यह है कि वक्फ बिल तो बहाना है, मुस्लिम वोट निशाना है, और वक्फ बिल पर मौलाना राजी क्या करेंगे काजी। इसी पर आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिल के खिलाफ ईद पर काली पट्टी वाला एजेंडा। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मौलाना भी समर्थन कर रहे हैं। अजमेर शरीफ के से ज़्यादा नसीम भी कर रहे हैं। कैथोलिक जो चर्च काउंसिल है केरला की, उन्होंने सारे MP से अपील किया है। तो ऐसे है जैसे 3 तलाक पे विरोध हो रहा था कुछ लोगों द्वारा। तो इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। क्या बिल पर NDA में दरार पैदा कर देंगे ओवैसी? एक काला कानून बनाने जा रही है। वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका चेहरा दागदार हो जाएगा। वक्फ बिल पर बढ़ा क्लेश, भुनाएंगे राहुल अखिलेश। जो फैसले, जो कानून, जो संविधान में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। वक्फ बिल पर मौलाना राजी क्या करेंगे काजी। जो वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। वक्फ बिल तो बहाना है, मुस्लिम वोट निशाना है। और वक्त महाबहस के सवालों का है जिन पर आज की डिबेट फोकस रहने वाली है। पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, क्या बिल पर NDA में दरार पैदा कर देंगे ओवैसी, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं और शुरू से ही वक्फ बिल का विरोध भी करते रहे। वक्फ बिल पर बढ़ा क्लेश, भुनाएंगे राहुल अखिलेश। लगातार वक्फ बिल पर जो विरोध हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी साथ है। वक्फ बिल तो बहाना, मुस्लिम वोट निशाना है। क्या इसके पीछे भी वोट बैंक की वही पॉलिटिक्स है और उसके लिए एक अहम मुद्दा विपक्ष के पास कितना कारगर होगा, क्योंकि बहुत से मौलाना इसको हक में भी बता चुके हैं और उनका कहना है कि इसका एक हिसाब तो होना चाहिए। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता BJP, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष हिंदवी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में, फरहत अली खान साहब हमारे बीच में होंगे अब से थोड़ी देर बाद, अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के, और फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र आप ही से करने जा रहे हैं चर्चा की। बहुत सारे मौलवी और मौलाना भी कह चुके हैं कि वक्फ का एक हिसाब तो होना चाहिए। आज हमने रमजान में ईद की नमाज के दौरान वो तस्वीर देखी, जैसी तस्वीर शायद पहले नहीं आई होगी, काली पट्टियां बांध के। रमजान तो त्योहार है और उसमें काली पट्टियां बांधकर लोग नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर बैनर अलग अलग मुद्दों को लेके हाथ में लहरा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत है और आप लोग लगातार उस चीज का समर्थन कर रहे हैं। आस्था जी, अगर इस देश के नागरिकों की आवाज चुनी हुई सरकार नहीं सुनेगी तो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का कोई न कोई तरीका आदमी ढूंढेगा। और भारत के संविधान में अधिकार है कि आप अपनी बात रखिए, और किसी बिल में अगर कोई आपत्तियां हैं, कोई सुझाव है, तो उसको भी आप दर्ज कराइए। अगर भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके कोई बिल पास करना चाहती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत को दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसानों के लिए बिल लाई थी भारतीय जनता पार्टी, तो किसान संगठनों से कोई बातचीत नहीं हुई, किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई, और बता दिया कि ऐसा अनोखा बिल पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं किसानों के लिए। और जब किसान उसके लिए आंदोलन करने लगे, काली पट्टी भी बाधा था, पूरे 1 वर्ष से ज्यादा समय लग गया, वो सड़कों पर थे। तपती हुई धूप, कड़ाके की ठंड, बरसात, और रही बात त्योहारों की, तो
सारे त्योहार गुजर गए, सारे धर्मों के त्योहार गुजर गए, पूरे देश में लगभग 1000 से ज्यादा त्योहार होते हैं पूरे एक साल के अंदर, वो सारे त्योहार निकल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरा से भी नहीं पसीजी कि इस देश का किसान उसके विरोध में खड़ा हुआ है, उसको स्वीकार नहीं करना 10 चाहता सेकंड है। धर्मेंद्र जी। और उससे बड़ी बात क्या है कि 750 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो गई। तो वो प्रोटेस्ट किसी बिल को लेकर के सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था पूरी दुनिया में, अगर आप देखोगी। वापस ले और लिए भारतीय सब जनता बाद पार्टी में बाद में बैकफुट पर आई उस बात अब पे। उससे आगे बात करते हैं। अब वक्फ बिल की बात हो रही है, वो तो वापस ले लिए गए, अब वक्फ बिल की बात हो रही है। वही तो उसका महिमा मंडल भारतीय जनता पार्टी कर रही थी ना कि इससे बढ़िया बिल हो नहीं सकता, इससे बढ़िया बिल ला नहीं सकते, किसानों को इतना फायदा हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। और जिस आधार पर वो बिल वापस भी लिया गया और जो समझौता हुआ था कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, आज तक नहीं दे पाई। तो धोखा तो भारतीय जनता पार्टी देती है। ठीक है, अब वक्फ बिल की बात कर रही हैं आप, वक्फ बिल में जो सुझाव है उनका, वो सुझाव पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? अगर मान लीजिए वक्फ बिल का आपका उनका सुझाव है कि जो वक्फ कमेटियां हैं, उस कमेटी में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का होना क्यों जरूरी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट कर रही है। ठीक है, हमारे बीच में ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मनीष हिंदवी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से। मनीष जी बताइए, जब बिल ऑलरेडी जेपीसी में है, उसके लिए बैठकें होती हैं, उसमें वाद विवाद भी होता है, बहुत सारी तस्वीरें भी आती हैं, लेकिन एक फोरम है ना जहां पे मामला चल रहा है, पर सड़कों पर अगर ऐसी तस्वीर दिखेगी, काली पट्टी बंदी रमजान पे, बताइए इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर देखी गई हो कि ईद के मुबारक मौके पर जब सब लोग मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं, पोस्टर हाथ में लेके प्रदर्शन हो रहे हैं, काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी जा रही है, जबकि वो तो ईश्वर और बंदे के बीच का है कि वो नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद मनाते हैं, और वहां पर काली पट्टी बांधी जा रही है। अभी तो ग्राउंड पर कुछ है ही नहीं, अभी तो जेपीसी में है, चर्चाएं हैं, फोरम है। आस्था जी, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात, अपना विरोध प्रदर्शन करना कब से गलत हो गया? शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा से लड़कर तो हमने आजादी अंग्रेजों के खिलाफ ले ली। तो आज अगर किसी को ऐतराज है उससे कुछ प्रोविजंस पर, तो अगर वो काली पट्टी बांध लेते हैं तो कौन सा हर्ज हो गया कि जिस पर हम ये कह रहे थे वो गलत हो गया? पहली बात। दूसरी बात ये, जिस जेपीसी की बात आप बार बार कह रही हैं, उसमें देखिए जितने डिसेंट नोट्स जो अदर लोगों के थे, यानी एनडीए के अलावा, उनको हटा दिए गए। अमित शाह जी विरोध की बात करते हैं, मगर के विरोध के बाद डिसेंट नोट जोड़े जाते हैं, तो हटाए ही क्यों थे? 14 अमेंडमेंट जो एनडीए एमपी कहते हैं वो अप्रूव कर दिए जाते हैं, मगर जो अपोजिशन के एमपीज चेंज कहते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। दूसरा, जेपीसी की बैठकों में क्लॉज दर क्लॉज, खंड दर खंड डिस्कशन का एक तरीका रहा है, वो इसमें नहीं किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है इंटेंट गलत है। इंटेंट समझिए कि जब बिल पेश होता है लोकसभा में तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो इसका मतलब जब सनातन बोर्ड का बिल पेश होगा तो अल्लाहू अकबर के नारे लगेंगे। मसला आपके इंटेंट का है कि आप बिल तो पेश करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच खराब है। आप हिंदू मुसलमान करके इस देश में बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार किसी, लेकिन क्या बिल के मसौदे से कोई दिक्कत है विपक्ष को? बिल के मसौदे से कोई दिक्कत है? हाँ। जो दिक्कत है, जो डिसेंट है, कहा जा रहा है, आप सुन नहीं रहे, आप उस डिसेंट को हटा दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि पहली बार कोई अमेंडमेंट नहीं होने जा रहा है। 1913 में जब ये बिल आया तब अमेंडमेंट हुआ, 1923 में हुआ, 1954 में हुआ, 1995 में हुआ, 2013 में हुआ। अमेंडमेंट्स तो होते ही रहे, बेहतरी के लिए अमेंडमेंट होने भी चाहिए। मसला सिर्फ इस बात का है कि आपकी नीयत खराब है, इसलिए अमेंडमेंट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, मसला सिर्फ बात का एक। डॉक्टर कौशल कांत जी हमारे बीच में है। कौशल जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों की नीयत साफ नहीं है। वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कितने खराब माहौल में इस बिल को टेबल किया गया और कितने खराब माहौल में जेपीसी की बैठकें होती हैं, किसी के सजेशंस नहीं माने जाते। ये वक्फ बिल में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा बोल देता है और उसके लिए आपकी कोई अपील नहीं हो सकती। तो इसको एक धार्मिक चश्मे से मुझे नहीं समझ में आ रहा देखना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है जिसमें एक पक्ष प्रॉपर्टी को मालिकाना हक कहता है और उसके पास ये राइट है कि अगर उसके अगेंस्ट किसी को कंप्लेन करनी तो वो उसी के पास जाएगा और उसकी अपील हाईकोर्ट में भी नहीं हो सकती। तो अगर जो और हमारे आपकी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट होगा तो अगर आपकी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी में कोई झगड़ा है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये जो अवैध ताकत दी गई है, गैर संवैधानिक ताकत दी गई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के करीब करीब दर्जनों जजमेंट कह रहे हैं। आज इस समय देश में कम से कम 63,000 संपत्तियों के ऊपर अनअथराइज कब्जा या अथराइज कब्जे का डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है।
बात तब आ जाती है कि जब 1400 साल पहले आया वक्फ का नियम अगर हम इस्लाम के साथ भी जोड़ लेते हैं, वो 1500 साल पुराने मंदिर और गांव पे कब्जा बताता है, तो डाउट आता है। इसमें हिंदू मुसलमान है ही नहीं, इसमें सिर्फ ये बात है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को बिलोंग करती है तो वो उसका कागज दिखाए, ठीक है, कानूनी तौर पर अपना कब्जा साबित करे और ले ले। अगर वो गैर कानूनी है, अवैध है, तो जो संविधान के दायरे में रह करके किया जा सकता है वो किया जाएगा। और मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि कौन सी हिंदू प्रॉपर्टी, किसी वक्ता ने बोला कि किस हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम नहीं है, तो मैं कुछ दाम लेना चाहता हूं। सलेम देवासन बोर्ड आंध्र प्रदेश का है, इसमें 17 गैर हिंदू हैं। 2019 के नाम बता दें, योहान जी हैं, इब्राहिम जी हैं, येबू जी हैं, इसराइल जी हैं, डेनियल है, बेंजामिन है, इमैनुअल है, मैरी है, लार्जर है, मरियम है, सरियम्मा है, देवराजू है, इसाक है। इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों के नाम मैंने लिए हैं। ज्वाला देवी मंदिर का नाम लेता हूं, कांगड़ा में 2021 में शाकीन मोहम्मद और जीशान दीन रहे हैं। शारदा पीठ का मंदिर रहा है, उसमें आबिद हुसैन, अयूब खान, यूसुफ खान रहे हैं। तिरुपति बालाजी के 44 नॉन हिंदू ट्रस्ट के मेंबर हैं। आप ये बताइए, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू के इंस्टीट्यूशन को, जबकि ये एक मंदिर की बॉडी बता रहा हूं, और ये एक वक्फ, एक प्रॉपर्टी, इस्लामिक प्रॉपर्टीज का जो लॉ है, जो राइट है, उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसमें ये कहते हैं कि गैर हिंदुओं को नहीं रहने दें। क्यों? माइनॉरिटीज के लिए है ना। माइनॉरिटीज में सिख क्यों नहीं रहेगा, बौद्ध क्यों नहीं रहेगा, जैन क्यों नहीं रहेगा, पारसी क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? इसके अलावा इसमें क्लॉज बताता हूं, सेक्शन 9 और सेक्शन 14 1995 का जो वक्फ एक्ट है, वो ये कहता है महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं महिलाओं को शामिल करेंगे? जब हम सबरीमाला में जो एक मंदिर है जो हिंदू रीति रिवाजों से चलता है, उसमें महिलाओं के जाने के लिए 7 जजेस का बेंच बैठ के डिसाइड करने के लिए बैठ सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू तो किसी चीज का हो सकता है ना। तो वक्फ को इतना रेजिस्टेंट मैं रुक करूंगी धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी बताइए, एक बुनियादी सवाल जो निकल करके आया, वो मामले गिनवा रहे हैं कि कहां किस तरह डिस्प्यूट चल रहा है, और सिर्फ वक्फ के क्लेम के कारण। लेकिन जो बुनियादी सवाल निकल कर आया वो ये, और उस बात का जवाब मनीष जी आप भी दीजिएगा, कि कल को कोई किसी भी प्रॉपर्टी के सामने लगा देता है कि वक्फ की जमीन है जी, सन 57 में हमारा ये हुआ करता था, हमारा ये क्लेम है। अब इस पर फैसला कौन करेगा? जो सवाल पूछ लेगा, जो पेपर मांग लेगा, उसको आप कहेंगे कि भाई देखिए मुसलमानों के खिलाफ है। तो कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई तो ऐसा कानून होना चाहिए ना जिसके अधीन सब लोग आए, उसकी बात सब लोग माने। आस्था जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नियति है, समस्या वहां पर है। कानून बनाने में कोई समस्या नहीं है। कानून बनाना आप संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून बनाना लोकसभा का काम है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उन्होंने कमेटी में ये बात कही है कि एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे। अब एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा भी हो, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। हो सकता 3 हो, 4 हो, 5 हो, और कमेटी का अगर साइज 10 का है तो उसका 10 भी हो। तो अगर आप वक्फ की बात कर रहे हैं तो कम से कम 1, 2, 3 मुस्लिम तो आप रखोगे नहीं रखोगे, जैन रखोगे नहीं रखोगे, लेकिन आपने एटलीस्ट शब्द क्यों इस्तेमाल किया? आपको स्ट्रक्चर क्लियर बताना चाहिए जनता को। हाँ। अब एक लास्ट बात और मैं अच्छा ठीक है, चलिए पूरा कर लीजिए। हाँ बोलिए। पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि जो राइट्स हैं वो हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। हाँ। हाई कोर्ट में अपील ना करने का जो लॉजिक है, जब कानून बना होगा इससे पहले वाला जो अमेंडमेंट हुआ होगा, भारत की न्यायपालिका इतना ओवरलोडेड है, ट्रिब्यूनल का गठन इसलिए हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है ट्रिब्यूनल का गठन, की जो ट्रिब्यूनल में मामले जाएंगे थोड़ा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसका बुनियादी मतलब ये है। अब उसको उससे जोड़ के बता रहे हैं। कौशल जी इस पर जवाब मामले लंबित है, जवाब दीजिए। ट्रिब्यूनल से सॉल्यूशन निकल जाता है क्या ऐसे मसलों का? देखिए, बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हैं, जैसे नदियों का ट्रिब्यूनल बना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ट्रिब्यूनल बना है, इसी तरह कई सारे ट्रिब्यूनल हैं। लेकिन किसी ट्रिब्यूनल के ऊपर इतने केसेस उसके बायस बिहेवियर के लिए नहीं आए हैं। ट्रिब्यूनल हमेशा जुडिशरी को हेल्प करने के लिए होते हैं, पर यहां पर जुडिशरी के नियम को ताक पे रख दिया जाएगा, एक ग्रुप अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, यहां पे समस्या आती है। और दूसरी चीज, मेरे दोस्त ने पूछा कि उसमें एटलीस्ट क्यों है। हमारे देश में माइनॉरिटी कितनी है? मुस्लिम एक माइनॉरिटी है ना, उसके अलावा जैन माइनॉरिटी, वैध माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, पारसी माइनॉरिटी, 3 और रिलीजियस ग्रुप ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में, यानी कि करीब करीब 8 माइनॉरिटी में से, ठीक है, अगर कम से कम 2 कहा जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है भाई?
8 माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। हाँ ठीक है मनीष जी, माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी हैं, हाय तौबा सिर्फ उन्हीं को लेकर के सबकी समान बात करिए। हाँ मैं पहले उससे पहले कुछ चीजों को क्लियर कर दूं जो कंफ्यूजन यहाँ बना हुआ है कि साहब वो वक्फ कहीं भी अपना झंडा गाड़ देगा और वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सफेद मतलब एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है ना मनीष जी। नहीं भाई, वैसे तो डिस्प्यूट मैं ही आपके घर पर डिस्प्यूट कर दूं तो कोर्ट पे जा सकता हूं, कोर्ट पे मुझे मना नहीं करता है। हाँ लेकिन फिर उसमें ये होगा ना, मैं और आप कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा चलेगा, पर आप ये नहीं कहेंगे ना कि भाई मैं फला कम्युनिटी से हूँ इसीलिए ये मैडम जो है मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी है, ऐसा नहीं होगा ना मनीष जी। आस्था जी मेरी बात पूरी हो जाए, आस्था जी मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए। बात क्या है कि जो वक्त का ट्रिब्यूनल बना उस ट्रिब्यूनल में है कौन कौन, जो जज उसको हेड करता है, स्टेट सिविल सर्विस का आदमी उसमें होता है, तो उसमें कहां सिर्फ मुसलमान भरे पड़े हैं कि आपको एक तरफा निर्णय हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी वक्फ के ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा फैलाई जाती है, एकदम 5 सेकंड खत्म करिए। है ना। हाँ। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि साहब जहां झंडा रख देंगे उनका हो जाएगा, कहा आपके घर पर कभी खड़े हो गए बैठो, इतने साल का हो गया मेरे घर पर तो कभी कोई वक्त ये कहने नहीं आया कि मेरी प्रॉपर्टी है। कौशल जी हाँ जवाब दे रहे, उसके बाद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं और फरात अली भी जुड़ चुके हैं कि तमिलनाडु के 18 गांव पे दावा किया, जब उसमें किसान जमीन बेचने गया तो उसको 250 पेज का ऑब्जेक्शन किया गया। हरियाणा में गुरुद्वारे पर कब्जे की बात की गई, वहां पर यमुनानगर में गुरुद्वारे पे कब्जा किया, सूरत के नगर निगम के ऊपर कब्जा करने की बात की गई, दिल्ली में 123 विवादित प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की बात की गई। आप ये बता दीजिए मेरे को मनीष जी, सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि 1500 साल पुराने मंदिर पे 1400 साल पुराने धर्म का कब्जा क्लेम भी कैसे हो सकता है? और उस क्लेम के लिए जब वहां के गांव का किसान अपनी जमीन बेचने गया तो उससे एनओसी मांगी गई डीएम के द्वारा। आप ये कह रहे हैं कि चले नहीं हो सकता। सर आपके जब वक्फ एक्ट का जो कानून होता है उस कानून को जब लागू कर दिया जाता है, वक्फ एक्ट का डिसीजन होता है, धर्मेंद्र जी उसके बाद केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट केवल उस ओपिनियन के बाद आगे काम करता है। जमीन का मामला, राजस्व का मामला पूरे देश के अंदर अगर 6 लाख गांव हैं, हर गांव में कम से कम 100 मामले हैं और वो 6 करोड़ मामले हो जाएंगे। जमीन का डिस्प्यूट का मैं बता रहा हूं, अवैध कब्जे का बता रहा हूं पूरे गांव में, और वो हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा कम से कम 85% मामले होंगे हिंदू धर्म के। मैं जिस गांव में हूं, मेरे गांव में खुद ही मामला था, मैं अपने मामले के लिए भी गया था। तो ये जो जमीन का डिस्प्यूट है किसी धर्म से जोड़ के आप नहीं दे सकते हैं। यही तो सवाल है ना धर्मेंद्र जी, हो तो यही रहा है। देश में वक्फ बिल की बात हो रही है तो मुस्लिम वोटों के लिए, वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल पार्टी है, क्या प्याज का सब सामने नहीं आने देना चाहती या उस पर हेल्दी चर्चा नहीं चाहती? ये डर, ये माहौल क्यों बनाकर रखा जा रहा है कि इसकी आड़ में तो जो है वो सबसे बड़ा राइट आपसे छीन लिया जाएगा, आपसे प्रॉपर्टीज छीन ली जाएंगी? समस्या यहाँ पर है। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए फजील अहमद जी, मैं उनका रुख करूंगी, अभी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही फरत साहब भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले फजील अहमद जी, अब मुझे बताइए ये वक्फ बिल का जो हुआ बनाया जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि किससे क्या छिन जाएगा या कौन सा न्याय है जो सामाजिक अन्याय में बदल जाएगा? एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही है ना, जो एक बोर्ड के माध्यम से पाया गया कि बहुत सारे मामले ऐसे देश में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि भाई आप उसको क्लेम नहीं करेंगे फला जगह पर। अब उसी का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें राजनीतिक स्कोप कहां से आता है? देखिए ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ। एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जज होता है जो ट्रिब्यूनल का जज होता है, पूरी एक अदालत है वो, उसका आप सिर्फ ये कोई किसी सोशल या पॉलिटिकल आदमी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पूरी एक जुडिशरी सिस्टम काम करती है। वहां वकील जाके बहस करते हैं, वकालतनामा लगता है, और ये सब बातें फैलाना, झूठ फैलाना कि ये मंदिर, वहां मंदिर 1400 साल पहले सीमेंटेड नहीं बना था, तो सब व्हाट्सएप की बातों को लेकर के ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम आस्था जी एक बात कर रहे हैं कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश में लागू हुआ, जमींदारी खत्म की गई, तो सारी जमीनें कहाँ सुनिए, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, जमींदारी खत्म हुई, तो कहां दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी को जमीन? मैंने आपसे वक्फ बिल पर लेकर सवाल पूछा, वही मैं आ रहा हूं, कहां दलित ओबीसी में चलेगा? ये तो विषय भी नहीं है हमारा फजील जी। अब क्या कह रहे हैं कि हम दलित गरीब मुसलमानों को जमीन देंगे। अरे जब जमींदारी उन्होंने खत्म किए आप, तब गरीबों को जमीन नहीं दे पाए, दलित आदिवासियों को, तो अब आप वक्त बिल खत्म करके कहां से जमीन दे, और जमीन बची कहां है कि दे देंगे आप? ये सब पॉलिटिकल तरीके हैं और कुछ नहीं। देखिए
फजील साहब यहाँ पे झूठा वक्तव्य दे रहे हैं। मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, किसान का नाम राजगोपाल। सुन लीजिए, अरे कैसे हो गया? अच्छा उनका फैक्ट सुन लीजिए ना एक बार, आप रिएक्ट कीजिएगा लेकिन फैक्ट भी तो आने दीजिए, बोलिए। तमिलनाडु की तिरुचि शहर के तिरुचिरथरई गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, जिसको चंद्रशेखर स्वामी मंदिर कहते हैं। जो किसान है उसका नाम है राजगोपाल। वो 1.5 एकड़ की जमीन बेचने पर गया था, तो उसके लिए डीएम ने वक्फ बोर्ड की एनओसी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा कर रखा था। दूसरा, तमिलनाडु के 18 गांव में किसान अपनी जमीन बेचने गया, उस पे 220 पेज का ऑब्जेक्शन आया कि आप नहीं बेच सकते। अब बम्बई में मुकेश अंबानी का जो घर है, अरे ये सब फैक्ट है भाई। आप आकर के यहाँ पर सीधे कह देते हैं अफवाह फैला। आप डॉक्यूमेंट से बात कीजिए ना, आप राजनीतिक नहीं है, आप अफवाह नहीं फैला सकते। और दूसरी बात, आप पीडीए की बात करते हैं ना, आप मुझे ये बताइए, सुन्नी बोर्ड बना है, सिया बोर्ड बना है, बोहरा वोट नहीं बना है, आगा खां वोट नहीं बना है, ओबीसी मुसलमानों का वोट नहीं बना है, एसटी मुसलमानों का वोट नहीं बना है। क्यों भाई? पीडीए केवल एक तरफ ढूंढा जाएगा, दूसरे पीडीए नहीं है। तो जो लोग पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो वोट बैंक में जाके चुप हो जाते हैं। फाजिल जी बताइए, आप सबसे ज्यादा अभी दलित, पिछड़े और ये सारा चीज कोट कर रहे थे, तो मुझे बताइए कि वो एक ही कम्युनिटी में क्यों दिख रहा है? अंडर प्रिविलेज या ये कैटेगराइजेशन तो दूसरी तरफ भी है ना। उधर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उधर की बात। इस देश में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ तो सारी जमीनें कहाँ चली गई? दलित के पास जमीन नहीं, आदिवासी के पास जमीन नहीं, पिछड़ों के पास। बस आप एक बात कह दीजिए कि वो दलित, आदिवासी या वो पिछड़ा, आप समान रूप से सबकी बात कर रहे हैं, आप हर हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी, आप हर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू को भी दिया गया है किराए में। सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी किराएदार है उसके वक्फ बोर्ड के। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ओवैसी जी के पास 3000 करोड़ की जमीन है। और असदुद्दीन ओवैसी जी के पास 3000 करोड़ अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बस आ गई ना वही वाली बात, वही वाली बात आ गई ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उस जमीन को कब्जा करके अपना घर बनाया होगा। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, खरीद फरोख्त कुछ होगा। लेकिन अब आज की डेट में आप ये कहने चले जाएं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, खाली करो, हमें दो, और उसके लिए एक पूरा मूवमेंट खड़ा करता है, तो ये तो एक एनार्की पैदा करता है ना। फजील साहब, इसीलिए तो ऐसे मामले ना उठे, उसके लिए कोई कानून होना चाहिए देश में। ठीक है, फरत जी हमारे बीच में, उन्होंने अभी तक बात नहीं रखी है। मैं आप सबको शांत कराना चाहूंगी। फरत अली खान साहब, आप सबकी दलीलें सुन रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर अलग अलग तरह के दावे हैं। आप मुझे बताइए कि इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए कोई तो कानून होना चाहिए ना, ताकि इस तरह के क्लेम्स ना हो। समय की भी बर्बादी होती है और इससे आपस में भी तो एक नफरत फैलती है ना, जब उसपे आप रिलीजन पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। फरत जी। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, ऐसा है कि जब जब कानून सख्त होता है और कानून बनता है तो उसका विरोध करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो, मैं अभी अभी बात कर रहा था अपने घर पर कि वक्फ संपत्ति जो थी वो गरीबों के लिए थी। क्योंकि कोई अगर, जैसे सबको पता है कि कोई अगर ऐसा होता था कि जिसका कोई सहारा नहीं होता था और बहुत बड़ा आदमी होता था, वो भगवान के नाम पर मंदिर को दान कर दिया करता था या मस्जिद मदरसे और अनाथों के लिए दान कर दिया करता था। ये जब 1952 में नए कानून बने तो इन लोगों ने उसमें जिनके पास वक्फ संपत्तियां थी, उन्होंने अपनी गड़बड़ घोटाला करके वो अपने नाम करा ली। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। रामपुर उत्तर प्रदेश में 5 रुपए के किराए नामे पे 100 गज जगह जो है वो 5-5 हजार रुपए की बेची गई, जो यतीम खाने की थी। आज भी आपके सामने प्रकरण आया होगा, आजम खान का नाम आता था कि यतीम खाने पे कब्जा हुआ वक्फ बोर्ड पे। इस तरीके की बहुत सी संपत्तियां हैं जो लोगों ने कब्जा कर रखी है। आप रामपुर की बात बता रहे हैं, जहां पर बहुत बवाल हुआ कि भाई उन्होंने तो यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। उन जमीनों की बात आप कर रहे हैं कि वो किस तरह हासिल की गई। जी मैं एक और बात बता दूं कि हम लोगों को देखो, क्यों हम लोग यहाँ पर विवाद पैदा कर रहे हैं। इससे क्या होता है, विवाद पैदा कर देते हैं, हमारे चेहरे भी विवादित हो जाते हैं, हमारे लोग हमारा विरोध करने लगते हैं। भाई, जो गरीबों की चीजें वो गरीबों को मिलना चाहिए, और जो टर्मिनल हो या जो भी बोर्ड हो उसको सरकार पूरे तरीके से हैंडल करे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने, मैडम एक चीज और सुन लीजिए, 25 साल से एक ही आदमी चेयरमैन बना हुआ है। जब चेयरमैन बना हुआ है तो उसके घोटाले
मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि उस वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के भी घोटालों। ठीक है मनीष जी, अब आप क्या कहेंगे इस दलील के बाद? अब आप क्या कहेंगे? मैं इस दलील के पास सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जहां कहीं भी घोटाले हो वो सामने आने चाहिए, लेकिन आप कोई भी ऐसा बिल ना लाएं जो आपसी सहमति से बात करके ना हो, और जो जैसे कौशल कांत की लगातार झूठ फैलाए जा रहे हैं कि किसी का जमीन कब्जा कर ले, किसी घर कब्जा कर ले, इस तरह के झूठ ना फैलाए जाए तो बेहतर होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी 10 सेकंड, उसके बाद लास्ट कमेंट कौशल जी। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड। आस्था जी, आपके चैनल पे आप साथी पैनलिस्ट ने गलत जानकारी साझा करी। मैं आपको बता देता हूं, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जो अप्रूवल हुआ था वो योगी सरकार में हुआ था, 11 जुलाई 2014 को हुआ था, और अजीज कुरैशी साहब उसके गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। तो अगर वहां पे कोई आपत्ति थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गवर्नर साहब थे उनको एक तरह से उस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। ये तो एक द्वेष के तहत काम किया गया है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो सुझाव है विपक्ष का, उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? विपक्ष का सुझाव ये है कि जवाब दीजिए। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। वक्फ की कोई संपत्ति अगर कोई सरकारी कब्जे में है तो इनका जो नया बिल कहता है कि वो अगर कोई सरकारी कब्जा है तो उसको सरकार को दे दिया जाएगा। ऐसा क्यों करोगे आप? किसी की संपत्ति कौशल जी जवाब, फाइनल रिमार्क रहेगा, समय खत्म हो रहा है। बोलिए कौशल जी। आस्था जी, इन सभी पॉइंट्स को असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे बड़े इसके चैंपियन है, अपोज कर रहे हैं, उनके पास 3000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों के ऊपर कब्जा है। अभी मेरे दो मित्र बोले, फजील साहब आप जाके देखिएगा, एमपी वक्फ बोर्ड ने एएसआई को नोटिस दिया था खाली कराने के लिए, क्या शाह सूजा का मकरबा, नादिर शाह का मकरबा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले के अंदर जो महल उसके ऊपर कब्जा खाली करने, जो एएसआई कब्जे में, वैसे ही जो संभल में किया था वो कब्जा किया था। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। चलिए बिल्कुल, और कई मौलाना वक्फ में बदलाव को जरूरी कह चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ओवैसी से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उधर सरकार जल्द से जल्द इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। पूरे सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ है, सवाल ये कि वक्फ बिल क्या बहाना है और मुस्लिम वोट निशाना है। माबहस में इतना ही, खबरें जारियां, बने रही हमारे साथ।